हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना। मंडे का दिन है और आपको हम खुशामदीद कहते हैं आपके सफ़र में, आपका हम सफ़र सिंध पुलिस FM 88.6। और इसके अलावा आप रहनुमा न्यूज़ पे भी हमारा ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारा ये प्रोग्राम आ रहा होता है अब तक, और आपके साथ हम जुड़े होते हैं प्रोग्राम सेहत की बात में। ये प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम आपके लिए, आपके अपनों के लिए, और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको सदा खुश रखे, सदा आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपके घर में, आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी रहे। और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपके जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। और अब भी दुआ कीजिए कि आप जो सवाल पूछे अल्लाह ताला हमारी ज़बान में तासीर डाले कि हम आपको सही और प्रॉपर आंसर कर सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्यों जुड़े रहने के लिए हमारे साथ आप कॉल भी कर सकते हैं 0315 000 8824। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं, SPR लिखिए, और इसके अलावा अपना नाम और शहर का नाम लिख के 8881 पर हमें सेंड कर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। जो लास्ट हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने आपको पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में या रेशे की बीमारी के बारे में बताया था, और उसका इलाज और एहतियातें हमने ये कहा था कि अब हम इसका आज सेकंड जो है वो पार्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, क्या एहतियातें की जाती हैं, अगर हो जाए तो क्या इलाज किया जाता है। पहले थोड़ा सा जिन लोगों ने पिछला प्रोग्राम मिस किया, थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊँ। पार्किंसंस डिजीज़, जिसको रेशे की बीमारी या शेकिंग भी कहा जाता है, ये वो बीमारी है जो कि ज़्यादातर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, या फिर कुछ परसेंट ऐसे हैं जो 40 ईयर से पहले इसमें भी ये बीमारी होती है। इसका कॉज जो है वो अननोन है। इस बीमारी में हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ख़ास किस्म की लेविस प्रोटीन होती है, वो जमा हो जाती है। ये उन सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है, वो सेल्स जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और उसको उन पाथवेज को कहते हैं डोपामिन, क्योंकि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दिमाग से निकलने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उनके दरमियान बैलेंस होता है, एक जो मूवमेंट्स को तेज़ करते हैं, एक जो मूवमेंट्स को तेज़ होने से रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से दो हार्मोन्स हैं, एक डोपामिन, एक एसिटाइलकोलिन। तो इसमें जो एसिटाइलकोलिन है जो मूवमेंट को तेज़ करता है वो ज़्यादा हो जाता है, और डोपामिन हमारी बॉडी से कम रिलीज़ होता है, क्योंकि उसको पैदा करने वाले जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है ब्रेन में। तो ये इनके इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से जो है वो हमें ये बीमारी होती है। इसमें ख़ास अलामात क्या क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया था, ट्रेमर, यानी जब आपका हाथ या पैर, हाथ जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो, जब आप काम नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त जो है वो आपको रेशा आना शुरू हो जाता है आपकी उंगलियों में और आपके जबड़े में, सर में, ट्रंक में, इस तरह के इन तमाम अज़ा में जो है वो आपको ये रेशे की बीमारी होती है। उसके अलावा जो है एकाइनेजिया का मतलब ये होता है कि आपकी मूवमेंट जो है वो फ्रीजिंग मूवमेंट हो जाती है, यानी आप कोई भी मूवमेंट शुरू करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एकदम से करते करते फ्रीज हो जाएंगे, मूवमेंट शुरू करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और उसके अलावा जो है इसके अंदर पोस्चरल डिसेबिलिटी, जिसमें आपको आगे की तरफ आप झुकना शुरू हो जाते हैं, आपके कमर के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, आगे की तरफ इंसान झुकना शुरू हो जाता है, स्टूप पोस्चर उसे कहते हैं। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ जो होती है कि इसमें आवाज़ जो है वो मुनहनी सी होना शुरू हो जाती है, बारीक, चेहरा मास्क लाइक हो जाता है। इसी तरह की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया आपको पार्किंसन के बारे में। आज हम आपको इसके बारे में, इसकी इलाज के बारे में आगे ब्रीफ करेंगे। थोड़ा सा मैं भी आपको रिव्यू दे दूं, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि आपका अगर पार्किंसंस का पेशेंट है और आप उसको जज करना चाह रहे हैं, अगर शुरू की अलामत जो होती हैं ये छोटे छोटे कदमों से, तेज़ कदमों से चलते हैं, और जैसे नॉर्मली हम लोग हाथ हिलाते हैं और हाथ हिला के चलने की कोशिश करते हैं, ये लोग हाथ नहीं हिलाते, ये छोटे छोटे कदमों से चलते हैं और ऐसे लगता है कि ये अपनी हाथ की मूवमेंट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जब ये कुर्सी से उठने की कोशिश करते हैं और लो
जो हाइट होती है चेयर्स की, सोफ़ा वगैरह होता है, उसमें तो बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन नॉर्मल हाइट से भी ये 2-3 झटकों के बाद उठते हैं। मतलब एक दफ़ा कोशिश करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी चौथी दफ़ा में जाके ये उठ पाते हैं। इसके अलावा जब कोई चीज़ इनके हाथ में ग्रिप कर लेते हैं तो उनके हाथ से ये चीज़ छूटने ना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने कोई कप पकड़ा हुआ है और आप इनसे कप लेना चाह रहे हैं, खाली हो गया तो ये कप को इनके हाथ से छूटता नहीं है। अगर कोई ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कोई बंटे खेल रहे हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप इनके हाथ में कोई चीज़ दें और उसे कहीं थ्रो करें तो ये इनके हाथ से वो चीज़ निकलेगी नहीं। तो ये ग्रिप बहुत मजबूत होती है। तो इसको स्टिफनेस जो आ जाती है। इसके अलावा बाकी जैसे छोटी छोटी राइटिंग, दर्शवाना ने कहा, ऐसे लोग जो हैं जिनके अकाउंट्स खुले होते हैं, जब वो सिग्नेचर करते हैं तो बैंक वाले जो हैं अक्सर कहते हैं कि आपकी लिखा आपसे सिग्नेचर सही नहीं हो रहे। तो ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनके साथ गुफ्तगू करें, इनके साथ कोई गेम्स खेलें, ताकि जो असर हो रहा होता है इसका पार्किंसंस का तो वो ज़ाइल हो सके। इसके अलावा जो है इनके जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरो फिजिशियंस होते हैं, और मैनेजमेंट के लिए, फिर फर्दर मैनेजमेंट के लिए फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट और फिज़ियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो इसको देखते हैं ताकि इनकी सही से मैनेजमेंट हो सके। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर कोई डायबिटीज़ है किसी को, तो डायबिटिक पेशेंट है वो, या हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई उनके साथ कोई और इश्यूज़ हैं, बुढ़ापे में हो जाते हैं, तो उनके साथ जो मेडिसिन्स होती हैं, जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो ज़ाहिर है कि उनकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, या फिर किसी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही होती है, तो डॉक्टर उसको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो उनको पूरा अरसा साथ लेके चलना होता है। थोड़ी मैनेजमेंट ये होती है, उनको वॉक करनी होती है और एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ खानों का होता है, इसी तरह की मैनेजमेंट इसकी होती है। मेडिसिन के साथ साथ कुछ खाने और इस तरह की कुछ परहेज़ हैं, कुछ उनके साथ कंपनी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। जी, पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें तकरीबन जो है 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है पूरी दुनिया में इसका शिकार हैं। यानी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर आपको डायग्नोज हो गई तो आप परेशान हो जाएं, क्योंकि इस बीमारी को जब इतनी बड़ी तादाद में इसके मरीज़ मौजूद हैं तो आप ये सोचिए कि इसके ऊपर कितनी रिसर्चेस हो रही होंगी। अब वही है कि जो रिसर्चेस हैं, नई नई मेडिसिन आ गई हैं, उनकी वजह से पार्किंसन या रेशे की बीमारी में जो सर्वाइवल रेट है, यानी ज़िंदगी का जो रेट है, जीने का रेट एक सेहतमंद ज़िंदगी के साथ, वो 5 से 10 साल बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये कि इसमें मज़ीद और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। बस बात यह है कि आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डायग्नोज ही नहीं होता कि आपको पार्किंसन। इंसान कोशिश ये समझता है कि बुढ़ापे की वजह से हाथ पैर हिलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। इसका प्रॉपर इलाज, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके किसी बूढ़े को या आपको खुद भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके हाथों में रेशा आ रहा है, जैसे हमने आपको कुछ अलामात बताई, तो फौरी तौर पे आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसकी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने इसमें क्या क्या, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें हमारे बॉडी से निकलने वाले 2 केमिकल्स, डोपामीन और एसिटाइलकोलिन, इनके दरमियान बैलेंस नहीं रहता। डोपामीन हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जो कि हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से हमारी जर्की मूवमेंट या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको डोपामीन के सप्लीमेंट देते हैं। अब उसका डोज जो है, यानी वो चीज़ जो आपकी बॉडी नहीं बना रही, वही चीज़ आपको आर्टिफिशियल तरीके से डॉक्टर दवाई की फॉर्म में देता है। अब असल चीज़ ये होती है कि इस डोपामीन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके डोज को कैसे मेंटेन किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से इसके डोज को ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा डोज करने के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और डोज कम करेंगे तो भी आपका ये कंट्रोल नहीं होगा। लेवाडोपा के नाम से जो है इसकी दवाई डिफरेंट नामों से आती है, वो दी जाती है, जो कि डोपामीन का सप्लीमेंट होता है। इसके अलावा जैसे आपको कहा कि आपके ब्रेन में प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होती है, जो कि इन सेल्स की डेथ करना शुरू कर देती है जो डोपामीन बनाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसकी वजह अभी तक साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिशियंस काम कर रहे हैं, नहीं मालूम हो सकी। लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और आप उसके साथ साथ जो है वो अपनी पार्किंसन की दवा लेते हैं, तो वो दवा की इफ़ेक्टिवनेस पे, एफिशिएंसी पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हाई कैलोरिक और लो प्रोटीन डाइट लें जिन लोगों को पार्किंसन है।
अच्छा, पार्किंसंस का पेशेंट और नॉर्मल जो अक्सर किसी के रेशा होता है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हम आपको बता दें कि जैसे ये रेस्टिंग मूवमेंट में पार्किंसंस के पेशेंट के हाथ की मूवमेंट होती है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो जो लोग बैठे होते हैं नॉर्मली उनका जो थंब होता है, अंगूठा जो होता है वो हिल रहा होता है। इससे अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, आप लाइव वॉच कर रहे हैं तो इस तरह उनका अंगूठा हिल रहा होता है। इसके अलावा अगर आप उनके साथ सलाम लेके उनको राइट हैंड से अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट मूवमेंट करने की कोशिश करें तो उनका हाथ बहुत स्टिफ होता है, तो ये ख़ास निशानी है। और इसके अलावा ये है, इनकी एक और निशानी ये है कि अगर हाथ हिल रहा है इनका, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ पकड़ेंगे तो इनका हाथ हिलना बंद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये किसी को प्यार देंगे, सर पे हाथ रखेंगे अगर, तो उनका हाथ उस वक्त मतलब उनकी मूवमेंट उस वक्त रुक जाएगी जो हाथ हिलने की है। लेकिन नॉर्मली अगर किसी को ये बीमारी नहीं है तो बुढ़ापे की वजह से, वीकनेस की वजह से, तो ये मुस्तकिल वो हाथ हिलता रहता है। तो ये बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो मिक्सअप भी हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, और ये हर एक में नहीं भी होती। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वन साइडेड होता है, एक साइड पे आपकी मूवमेंट इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये बायलैटरल होता है, दोनों साइड पे भी हो सकता है। तो एक साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। नॉर्मली ये स्टार्ट एक साइड से ही होता है। इसके अलावा ये है कि इन जो पेशेंट्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव की ज़रूरत होती है। ये इनका चेहरा मास्क लाइक हो जाता है, जैसे इनके एक्सप्रेशंस नहीं होते। बात अगर आप करेंगे तो ये अगर कोई मजाक इनके साथ करें, कोई लतीफ़ा इनको सुनाएं, कोई जोक आप इनके सामने रखें तो ये हंसते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये मुस्कुरा नहीं रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये काफ़ी एहसास कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं जो आप सुना रहे होते हैं। लेकिन चेहरे पे इनके एक्सप्रेशंस नहीं होते। चेहरे से ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ ये नाराज़ हैं, कोई ऐसी बात है जो इनको बुरी लग गई है, देखने के अंदाज से ऐसा लगता है। लेकिन आप इनको इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि शायद ये आपके साथ अटैच नहीं होते, बात नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि बचपन भी तो आपका इनके साथ ही गुजरा है। आप भी तो कई दफ़ा सवालात करते थे और आंसर करते थे, बुरा तो नहीं मनाते थे आपके माँ बाप। लेकिन आज अगर माँ बाप, आपने देखा है 2-4 दफ़ा किसी वजह से, उनको सुनने के वजह भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो वो आपसे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कोई सवाल करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो आप चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि बूढ़े जो होते हैं वो बहुत हसास होते हैं और इनके करीब रहने की ज़रूरत है कि अगर उनको कोई चीज़ आपकी बुरी लग गई तो हो सकता है आपसे वो दोबारा वो चीज़ की डिमांड ही ना करें। तो इसलिए इनके साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा, इनसे प्यार मोहब्बत से पेश आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। इनके बग़ैर आपको पता है जन्नत भी आसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाता है कि अगर आपको जन्नत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप के हकूक़ जो है, नबी करीम अल्लाह ताला के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, उनके ज़ाहिर है कि स्वयसना पे और उनकी सुन्नतों पे अमल करना, उनको आपने बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है इस्लाम इस चीज़ की तरगीब देता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला को जो बहुत क्लोज़ली मोहब्बत करता है, अपनों से भी बढ़ के करता है, बच्चों से भी बढ़ के, माँ बाप से भी बढ़ के, तो वो सच्चा मुसलमान और मोमिन है। तो इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है वो माँ बाप है। माँ बाप के बगैर तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचनी है, दुनिया और आखिरत की नेमतें समेटने के लिए माँ बाप के साथ जुड़ जाइए। और यही नहीं, आपने देखा कि बड़े बड़े अदारे जो हैं, ईदी है, छिपा है, इस तरह के बड़े बड़े अदारे जो हैं बूढ़ों के लिए काम करते हैं, वो लोग सारी की सारी मोहब्बतें समेटते हैं। लेकिन आपके तो अपने हैं, आप क्यों नहीं? इसलिए जुड़ जाइए अपनों के साथ और हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए। इसके साथ-साथ कुछ लोगों के सवालात ये आते हैं कि लेटेस्ट जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं पार्किंसन में सर्जरीज़ भी होती हैं, यानी ऑपरेशन के ज़रिए भी पार्किंसन का इलाज किया जाता है। तो जो लेटेस्ट आजकल जो सर्जरीज़ आई हैं, थोड़ा-सा आपको उसके बारे में बता दें, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस होगी तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर इसके सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर जाएँ, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एब्लेटिव थेरेपी, एब्लेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। एब्लेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो टिश्यूज़ हैं, जैसे जिनकी डेथ हो गई है, वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ब्रेन में, उनको जला दिया जाता है। किस तरह जलाया जाता है? हाई टेम्परेचर डायथर्मी के ज़रिए या क्रायोथेरेपी के ज़रिए। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे पैलिडोटोमी कहते हैं। पैलिडोटोमी इसी की एक टाइप है। इसमें ब्रेन के उस हिस्से को जहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको बर्न कर दिया जाता है, उन टिश्यूज़ को। पैलिडोटोमी, उसमें टेम्परेचर 60 से 80 डिग्री रखा जाता है, उस पर उसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा थैलेमोटोमी, थैलेमोटोमी एक और ऑपरेशन होता
होता है जो कि उसी हिस्से के ब्रेन के डिफरेंट एरियाज है, उन हिस्सों को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। उसके अलावा होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि दिमाग का ऑपरेशन करके उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं ब्रेन में जो कि उन जो स्टिमुलेशन आम जबान में क्या है, उन सिग्नल्स को रोकता है, एबनॉर्मल सिग्नल्स को, जो कि जैसे कि जर्की मूवमेंट करते हैं, आपको पार्किंसन में जो प्रॉब्लम्स होती है उन सिग्नल्स को ब्रेन के जो है वो रोकता है, कि ख़राब होने से मज़ीद रोकता है। तो उसमें स्टिमुलेटर कुछ ऐसे पैड्स इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं ब्रेन में जो कि उस चीज़ को रोकते हैं। इसके अलावा एक और होता है न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन। न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन, न्यूरल का मतलब होता है ब्रेन, ट्रांसप्लांट मतलब बदली कर देना। न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन में वो डेड सेल जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो कि काम नहीं कर रहे, जो डोपामिन नहीं बना रहे, उन सेल्स को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं दूसरे सेल। ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनको रिसर्च हो रही है, जिनको अप्लाई किया जा रहा है पेशेंट्स पे, और इसमें पेशेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है। ये कुछ लेटेस्ट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें अब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आप कॉल्स कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0315000824, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमें आबिद अमीर साहब ने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आबिद अमीर साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। इसके अलावा इन्होंने सवाल पूछा है कि उन फलों के नाम बताएं जिसमें विटामिन डी होता है, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आबिद अमीर साहब, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे क्योंकि अभी पार्किंसन का टॉपिक चल रहा है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आप लोग सवाल करें और इससे रिलेटेड सवाल करें। शिराज मुगल साहब ने सवाल पूछा है कि हम काफ़ी अरसे से आपको नाइट ब्लाइंडनेस पे बात करने को कह रहे हैं लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो शिराज मुगल साहब, आपको पता है कि ये प्रोग्राम के लिए भी कमर सुल्ताना साहिबा ने हमें कहा था पार्किंसन पे आप बात करें। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स ने अपने टॉपिक दिए हुए होते हैं, तो हमने इसको जो है वो एक सीक्वेंस में बारी बारी पूरे टॉपिक्स करते हैं। आपका टॉपिक भी हमने रखा हुआ है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि देखें, आप उससे बात हो रही है और नाइट ब्लाइंडनेस की भी बात हो सकती है, क्यों नहीं, और इस पे भी हम बात करेंगे कि क्योंकि पार्किंसंस एक बहुत अहम टॉपिक है। और ये आपने देखा होगा कि अक्सर फैमिलीज़ में ये आपको इस तरह हाथ हिलते हुए और कभी कभी पूरा हाथ हिलते हुए लोग देखते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बात जो कर रहे हैं ये एक बहुत अहम टॉपिक है, और नाइट ब्लाइंडनेस का भी यकीनन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत एक अहम टॉपिक है उनके लिए, तो जाहिर सी बात है, तो यकीनन उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो एक डायरी बनती है, डायरी के साथ साथ हम लोग जो प्रोग्राम सेट होते हैं, हमारा प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है यहाँ की, वो उस प्रोग्राम को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। तो और आप फिक्र नहीं कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको टॉपिक को पे हम जरूर करेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, ये भी एक तवील टॉपिक है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप जुड़े हुए हैं सिंध पुलिस FM 88.6, इसके अलावा हमें आप वॉच कर सकते हैं रहमान न्यूज़ के थ्रू, और दोनों ही चैनल्स आपका सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंट चैनल्स पे, टेलीविज़न, रेडियो पे आपके साथ होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हमें पहचानते हैं, देखते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है, जैसा कि हम कहते हैं अक्सर कि हमें बहुत मोहब्बत है रेडियो से, और रेडियो आप तक पहुंचाता है ये दो प्रोग्राम, दो चैनल आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते हैं सेहत की बात। लेकिन इसके अलावा मैं पार्किंसंस का जिक्र करूं तो हमारे जो चैनल, डिफरेंट चैनल्स के हमारे जो लाइव भी प्रोग्राम आ रहे होते हैं, सैटरडे को भी हमारा एक प्रोग्राम लाइव आ रहा होता है एक चैनल से। और मैं जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा, आप वीनस TV देख सकते हैं, एवरी सैटरडे रात को 9 बजे हम दोनों ही उसमें मौजूद होते हैं। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम हमारा आ रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे TV चैनल्स पे हम लोग मॉर्निंग में आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि पार्किंसंस जो है, ये डिफरेंट चैनल से हम लोग ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके अपनों के लिए। बात यह है कि जब आप इनके साथ जुड़ते हैं, कुछ उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि जब से मोबाइल फ़ोन आया है, हम 4-5 लोग एक ही टेबल पे बैठे, एक ही ड्राइंग रूम में बैठे हुए, तो हम लोग आपस में भी गुफ्तगू नहीं करते, सिर्फ मोबाइल देख रहे होते हैं। इसलिए हम करीब करीब बैठे हुए एक दूसरे के साथ कितने दूर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे के साथ जुड़ जाने की। तो फ़ोन का सिलसिला शुरू करते हैं, कॉल्स जी, अब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, और आप कोशिश कीजिए अगर पार्किंसन का किसी को प्रॉब्लम है तो वो इससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जी, कॉल, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
जी नूरे जन्नत बात कर रही हूँ। जी आप नूरे लोग कैसे हैं? जन्नत। जी जी बिल्कुल हम ठीक ठीक है। हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने देखा जी होगा जी, कि मैं सुन रही थी टॉपिक। जी जी बताइए, आपके करीब करीब कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा बुजुर्ग? नहीं, मेरी अम्मी ना परसों लेटी हुई थी में। अच्छा। उनके पैरों की उंगली ना उंगलियों के ऊपर चढ़ गई, उंगलियों के ऊपर हाँ तो वो तो बल आ क्रैम्स है। गया पाँव जी में जी वो जो एकदम, क्रैम्स है। जी जी। एकदम बल आ गया पाँव में। अच्छा, ये उनको आता रहता है बल? नहीं, 2 बार आ चुका। वो अच्छा क्रैम्प से मस्कुलर वीकनेस हो गई होगी ना उनको। अच्छा। जी, कहती है शुगर से उंगलियों पर उंगलियां चढ़ जाती है। शुगर है उनको? शुगर है, शुगर भी सवाल है, बीपी भी है। अच्छा, तो आप इनको, मैंने मैग्नीशियम कहा था, जिनको ये क्रैम्स आते हैं, शुगर पेशेंट भी हैं या बुढ़ापे की वजह से जी जिनको पिंडलियों में भी अक्सर क्रैम्स आ जाते हैं, जी तो जी, बल आ चुका। अकड़ाहट आ जाती है, तो अक्सर लोग नींद से उठ के खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो नहीं ताकि नहीं, अम्मी को दबा दिया था पाँव। जी जी, या तो दबा दें या फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अकेले हैं तो सर आपकी नींद भी उड़ जाती है, तो ऐसे लोगों का मैग्नीशियम कम होता है। तो मैग्नीशियम की जी। टैबलेट आप ले लीजिए। मैग्नीशियम कई किस्म में आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम मैलेट है, साइट्रेट जी, आता अम्मी है। खाती है, दवा खाती है। मैग्नीशियम कौन सा खाती है? नाम नहीं पता, शुगर और बीपी की दवा खाती है। नहीं नहीं, शुगर की नहीं है, शुगर तो देते ही देते हैं शुगर की दवाई, लेकिन जी। मैग्नीशियम एक मिनरल है, जैसे विटामिन होते हैं ना, जी जी तो ऐसे मिनरल है वो। जो शुगर के पेशेंट है इसमें मैग्नीशियम कम हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम साथ में लेना होता है। वैसे बुढ़ापे में जी। बहुत मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, कब्ज को भी दूर करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मैग्नीशियम टैबलेट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? जी। मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत शुक्रिया कॉल करने शुक्रिया का। आपके कॉल करने का। बिल्कुल, क्रैम्प्स का आने का मतलब ये होता है कि आपके मसल्स कमजोर हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, पानी का इस्तेमाल भी आप बढ़ा दें, उससे भी आपकी क्रैम्प्स में काफी हद तक फायदा होगा। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबान कैसे हो आप लोग दोनों? जी 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कौन कहाँ से? फरमान बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर, कराची इंतजार कॉलोनी से जावेद साहब, हमारा प्यारा भाई, उनका जी जी बिल्कुल। फरमान साहब, बात यह है, हम लोग नाम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें पता होता है, ताकि कॉलर तक आपका नाम पहुंचे और कहाँ से बोल रहे हैं उनको तक पहुंचे। तो जी, आज क्या कई पूछना है? बातें सबको पता चल जाए, जी जी बिल्कुल लिसनर्स को पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जो है ना, पैरों के हवाले से मेरा एक सवाल ये है, जो हम चलते हैं ना पैरों से, उसके नीचे जो है ना, जो मेरे पैरों से नीचे जो है ना, वो जो थोड़ा सा सोजिश हो रहे हैं, और ये मेरा भी ये पिक्चर मेरे पैरों में अंदर भी आया हुआ है। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस वजह से आ रहा है, और ये हालांकि मेरा शुगर नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अच्छा। ये जो है ना, उससे जब मैं चलता हूँ ना, हाँ। तो पाँव से नीचे जो है ना, ऐसे मेरे को महसूस होते हैं कि दर्द की नजर आ जाती है उसकी, और दर्द होती है बीच वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, पिंडलों से नीचे, पैर के बीच वाले हिस्से में, पिंडलियों से नीचे, बीच वाले, अच्छा तो पिंडले से नीचे बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो ये भी आपके भी मैग्नीशियम कम है। आपकी उम्र कितनी है? मेरे उम्र तकरीबन 23 ईयर। 23 साल है? जी जी जी। 23 साल? आप तो जवान आदमी हो, तो खाओ पियो मजे करो, आपको तो क्रैम्प्स नहीं आने चाहिए। सर, मैं थोड़ा सा जो है ना कमजोर भी हूँ, हाँ। और बिल्कुल थोड़ा जो है ना कमजोरी भी है। अच्छा, और तो आप विटामिन शुरू किए आपने, मैंने बताया था आपको? विटामिन शुरू तो नहीं किया है, फिर आज से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, विटामिन शुरू कीजिए ताकि आपकी कमजोरी आप बता रहे थे जी। इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ कि जो कमजोरी है ये भी सही हो, और ये पाव का जो सूजश है ये भी सही हो? आप विटामिन शुरू कर दें, सर्बेक्स टी शुरू कर दें। कौन सी विटामिन? सर्बेक्स टी। सर्बेक्स टी जी, ये एक दिन में ले लिया करें दूध के साथ, ठीक है? जी जी, दूध के बगैर नहीं पी सकते? नहीं भाई, दूध इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि दूध भी आपको मिल जाए, बहुत सारी चीजें दूध में भी मिलती है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए कमजोरी फिर जो है ना, इसका मसला हल हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ये एक बात ये है कि जो सर्दी में जो है ना, ये जो पाव और भी जो है ना, आप जो है ना हो जाते हैं मसले, उसमें आ जाते हैं, और जो फिर जो है ना, उसके लिए हम लोशन वोशन लगाते हैं। बिल्कुल, वो तो लगा लें, वो सर्दी की वजह से। जी जी बिल्कुल, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई मसला नहीं। नहीं, भाई को प्यार पर फुल पर सलाम कबूल हो, तो कॉल पर आ जाए, बहुत दिन से कॉल पर नहीं आ रहे, और माशाल्लाह से
अच्छे इंसान है, उसको प्यार भरा खुलूस भरा। क्योंकि जम्मत साहिबा भी आती है, 4 चांद लगा देती है कॉल पर, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह तौफीक पर भी बात कर ली थी। सब सुनने वालों को प्यार भरा खुलूस भरा सलाम कबूल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। थैंक यू। एक और चीज भी फरमान साहब जो कह रहे हैं इसके पैरों के लिए, तो आप कोशिश करें शूज चप्पल जो है ना वो आपने ऐसी लेनी है जिसका सोल मोटा हो, जैसे जॉगर्स की होती है, इस तरह का जूता पहने। उससे भी आपके पैर के जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें इसके तले में जो है सोजन हो जाती है। जो लोग गलत किस्म का जूता इस्तेमाल करते हैं जिसका सोल सख्त होता है, उसकी वजह से भी ये दर्द पहले पैरों में आता है, उसके बाद पिंडियों तक भी जाता है। तो कोशिश करें शूज आप ऐसा इस्तेमाल करें जो कि थोड़ा मोटे सोल का हो। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कादिर शाह मारीपुर से। जी, क्या पूछेंगे सर आज आप? बस सर माशाल्लाह प्रोग्राम तो आपका मैं हर 3 दिन सुनता हूँ, पीर मंगल और बुध को। जी जी। लेकिन आपने आज ये मौजूद ले आया है ना, बीमारी के ऊपर कांपने वाली। जी 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 जी। तो अब मैंने चला आज मैं भी है ना अपने बारे में आपसे राय ले लूं। जी जी बोले। तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कपकपी नहीं होती है, वाइब्रेशन नहीं होता जिस्म। जी जी। तो गुस्सा आता है ना तो मेरा जिस्म पूरा वाइब्रेट करता है, कांपने लग जाता है। फिर तो इसकी क्या वजह होती है? तो आपने खुद ही तो बताया है मुझे, जब गुस्सा आता है तो मेरा कांपता है, तो यही तो वजह है। हाँ तो यही मैं ना, इसका क्या कुछ हल है? इसका हल है, इस्लाम कहता है। देखें, इस्लाम ने गुस्से को हराम क्यों कहा है, आपने सुना होगा ना, ये अहादीस में भी बकायदा इसका बहुत ज्यादा तस्करा किया गया है कि आप गुस्से को पी जाइए। पी जाने का मतलब होता है कि आप एहसास कीजिए, क्योंकि हो सकता है गुस्से में इंसान कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से अल्लाह ना करे किसी को नुकसान हो सकता है। और उस गुस्से को हराम इसलिए भी कहा गया है कि इसको नुकसान हो सकता है। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए गुस्से में और थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लीजिए, उस वक्त पानी पीजिए। इसलिए थोड़ा सा जब वक्फा आता है ना, पानी पीने और बैठने का मकसद ये होता है, तो थोड़ा सा जब वक्फा आता है तो इंसान थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, काम हो जाता है, थोड़ा सा सुकून में आ जाता है। तो जो सिचुएशन आपके सामने हो, मिसाल के तौर पर अगर आप घर वालों से गुस्सा कर रहे हैं तो उस जगह से चले जाइए दूर, और घर वालों को जिनके साथ आप नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अगर दूसरा भी आपके सामने, मिसाल के तौर पे आपके रोड पे अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है तो आप नाराज गुस्सा कर रहे हैं, तो अगर दोनों लोग वहीं खड़े रहेंगे तो मार पिटाई और खुदा न खासा नुकसान हो सकता है ना जी। लेकिन अगर कोई एक आदमी वहां से चला जाए तो गुस्सा करने वाला क्या करेगा? खामोश हो जाएगा। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा मिजाज जो है ना बिल्कुल ठंडे तबियत की तरह है। अच्छा, घर के अंदर भी और बाहर भी। जी। बच्चों के ऊपर मैं बात करता हूँ, बच्चों पे अगर नहीं मानते, थोड़ा गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि ये कभी मेरे को क्यों अलग गुस्सा उस नौयत का नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। जी जी। गुस्सा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसमें मेरा जिस्म वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। अभी 2-2.5 साल से तो होने लगा। बताते आपको इसकी रीजन भी बताते हैं। और एक दूसरा डॉक्टर साहब, एक दूसरा ये 1 घंटा अगर मैं बैठा रहता हूँ ना बिना सहारे के, तो मेरे सीधे हाथ के कंधे पे और गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। और सहारे पे बैठा रहता हूँ 3-4 घंटा तो दर्द नहीं होता है। ठीक है। इसके बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, दोनों का सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी जी। अभी एक सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ, एक आप। इसके अलावा हमें इस पे फेसबुक पे कारी मोहम्मद खान बाजोरी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कारी साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। नवाज खोसो ने सोबतपुर बलूचिस्तान से ज्वाइन किया है। सबको सलाम कहा है, हमारे व्यूवर्स एंड लिसनर को। अच्छा, इन्होंने एक सवाल जो पूछा है कि इनका इतना गुस्सा नहीं होता लेकिन इनका बॉडी कांपने लगती है। देखें, हमारे नर्वस सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने उसमें एक, इसको क्लियर कर दीजिए, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा आसान बता दें। हाँ, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारे दिमाग का जो सिस्टम होता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि एकदम से ना किसी का बहुत ज्यादा हाइपर होता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, और किसी का कम। तो जब आप गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो आपकी बॉडी का जो थ्रेशहोल्ड है इतना ज्यादा है कि आपको जरा से गुस्से में आपके हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट मोड जिसे कहा जाता है एकदम से वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने अपने आप को काम डाउन करना है। ये आपका नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है। इसका मतलब आपको कम, इस गुस्से पर आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी और ज्यादा खतरनाक हद तक जा सकती है। हमारा जो दिमाग है ना, ये कंट्रोलिंग टावर है।
ये कंट्रोल होता है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका कंट्रोल, आपके दिमाग का जो कंट्रोल है, बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, वो आपको काम नहीं कर रहा होता है। इसीलिए अक्सर लोग रिएक्ट करते हैं। इसीलिए जो लोग नशा करते हैं उनका भी कंट्रोलिंग जो दिमाग का जो सिस्टम होता है, कंट्रोल होता है ना, ये तो कंट्रोलिंग टावर होता है हमारा, तो वो कंट्रोलिंग टावर पे नशे का असर होता है और पूरी बॉडी जो है उसकी मतलब लरजने लगती है या कंट्रोल में नहीं रहती है, वो गिरने लगता है। तो इसी तरह गुस्सा होता है। तो इसीलिए गुस्से के वक्त अपने आप को सोचिए कि जहां आप गुस्सा कर रहे हैं वो बहुत तकलीफ दे हो सकता है। बाकी रहा, आपने एक और सवाल किया, दोनों सूरतों में आपने उसके अंदर जवाब भी खुद ही बताया। आपने कहा मैं गुस्से की हालत में कांपता हूं तो गुस्सा छोड़ दीजिए। इस तरह दूसरी आपने पूछा कि अगर मैं टेक लगा के बैठता हूं तो मेरे हाथ में दर्द नहीं होता। तो भाई जब आप टेक लगा के बैठते हैं तो तकलीफ नहीं होगी, तो आप वैसे बगैर सहारे के मत बैठा करें। तो यही चीज़ें हम बता रहे होते हैं। जो आपके दोनों सवालों में आपका जवाब भी है। तो इसी तरह जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी हालत में बैठा रहे कीजिए। और 1 घंटा आप बगैर टेक के बैठेंगे तो ज़्यादा तकलीफ तो होगी। लेकिन एक हमारे जो फेसबुक पे हमारे जो वो लिसनर हैं या व्यूवर्स हैं हमारे जो इस वक्त फेसबुक के, उन्होंने सवाल किया था कि किस फ्रूट में विटामिन डी जो है होता है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम हमेशा बताते हैं कि आपको डेली 600 IU इंटरनेशनल यूनिट बॉडी को रिक्वायरमेंट है, 600 से 800। ये हमें खानों में ना होने के बराबर मिलती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें इतना मिलता है कि हम इसमें कम से कम 200-250 तक ले सकते हैं जिनकी अच्छी खुराक है। लेकिन ये सूरज की रोशनी में होता है भाई। सूरज की रोशनी में, सूरज में निकलेंगे आप, धूप में निकलेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको विटामिन डी किसी हद तक पूरा हो सकता है। लेकिन जो 30% लोग हैं जिनका पूरा होता है, वर्ल्ड वाइज जो है 70% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। लेकिन जो 30% लोग होते हैं वो कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं, टैबलेट लेनी होती है, जिसकी वजह से उनका विटामिन डी पूरा होता है। विटामिन डी कमी की वजह से आपके हड्डियों में तकलीफ होती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बहुत सारी बीमारियों से आप फाइट नहीं कर सकते। इसलिए विटामिन डी को पूरा रखना बहुत ज़रूरी है जी। इसके साथ अगले कॉलर हैं, वक्त बहुत थोड़ा रह गया हमारे पास। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गई कॉल, दोबारा से कर लीजिए आप जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद नासिम परवेज गुलबार कराची से। जी सर, उम्मीद करता हूँ आप दोनों भी खैर खैरियत से होंगे और आपके तमाम चाहने वाले खैर खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बात है जी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करता चलूं कि पोलियो का कतरों का जो 2 कतरों का वो सीजन शुरू हो गया है। तमाम पेरेंट्स से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए 2 कतरे जरूर पिलाएं, बच्चों को ना छुपाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और इसी तरह आवाम की खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक और कॉलर लेते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा मैसेज है अगर लोग इसके ऊपर अमल करें जी। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर कौन, कहाँ से? कराची से बात करूँ, गुलस्तान जौहर से। जी जी, कौन, नाम बताएं। साइमन बात कर रहा हूँ। जी 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 सर। सर ये मालूम करना था कि एक तो मेरी जो है ना तकरीबन 2014 से लेके अब तक ना आहिस्ता नजर खत्म हो गई है। अच्छा। अब उसमें ये कि जो बल्ब जलते हैं या बाहर निकलता हूँ या रोशनी गाड़ियों की वो भी मुझे नजर आती है। अच्छा, बाकी जो है ना और कुछ भी नजर नहीं आता है। एक बात ये। दूसरा ये कि अगर मैं दोपहर को अगर नाश्ता वास्ता या रोटी खाना पीना सही खा लेता हूँ, सही है। अच्छा। जब मैं कहीं काम से जाता हूँ, कभी रोजाना नहीं, यानी कि महीने या दूसरे महीने में जाते जाते मेरे टांगों में ताकत खत्म हो जाती है। अच्छा। और पूरा जिस्म हिलता है। तो वहाँ बैठ जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता। फिर या बिस्कुट या चम्बो से या कोई चीज ऐसा खा लेता हूँ, 5 मिनट के बाद फिर सही हो जाता हूँ। क्या खा लेते हैं? चम्बो से या बिस्किट, समोसे बिस्किट। तो, अच्छा ठीक है। हाँ, उसके जो खा लेता हूँ फिर तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर सही हो जाता हूँ। अच्छा, इसका क्या मसला है? अच्छा, ये एक तो दूसरी देखे 2 सवाल आपने पूछे। एक तो ये है कि आपको नजर का है और नजर के लिए आपने किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर को दिखाया? सर लियारी में दिखाया।
हाँ, जना में दिखाया जी, और मेमन हॉस्पिटल में दिखाया। क्या कहते और हैं? हाशमी वो ये कह रहे हैं कि बोले कि आपने कुछ खाए। मैंने कहा मैंने टांग टूटी, एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, उसकी वजह से मैंने जो ना वो गोलियां खाई थी दर्द की, उसकी वजह से आता था कि ये मसला है। उसने बोला कि आपकी रगें जो है ना वो खत्म हो गई है। अच्छा, तो बोले वो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका- अब ये कह रहे कि इलाज है, लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे? लोग कह रहे हैं तो डॉक्टर्स ने तो आपको आप आई वाले स्पेशली जो आई का LRBT है ना, जी, LRBT में जाके दिखाया आपने? मैंने सिर्फ लियारी में हॉस्पिटल है, जना में है वो ठीक है, यहाँ लेकिन आप दिखाया। कोशिश ये करें, LRBT खास तौर पे गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। LRBT ये कहाँ पर है? कुरंगी में है, 2.5 नंबर पे हाँ सही है। कोरंगी 2.5 नंबर पे भी गया था। गए थे ठीक है, उन्होंने क्या कहा हाँ, आपको? उन्होंने ये बोला कि नहीं होगा। अच्छा, चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। दूसरा सवाल आपका है कि आप कहीं जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आप एक काम करें, आप अपना शुगर लेवल पहले तो चेक करा लें 3 महीने वाला। अच्छा, आप शुगर वाले डॉ लैब से करवा लीजिए, सस्ता भी होता है, अच्छा भी होगा इंशाल्लाह। और वहाँ जाके उनसे कहे 3 महीने वाला मेरा शुगर का टेस्ट कर दें, ठीक 3 है? महीने का। हाँ, और आपको जब कोई चीज़ खाने से आपको ये प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो आप, हाँ, तो ये कोई आप पहले ये चेक करवा लीजिए, और शुगर अगर सही आती है तो फिर ब्लड प्रेशर का भी साथ में चेक करा लीजिएगा, फिर हमसे बात कीजिएगा, हम आपको कोई ना कोई मशवरा ज़रूर देंगे, ठीक है? चलो ठीक है। खाने से जब कोई उम्र चीज़, कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? उम्र सर 59। 59, ठीक है, लेकिन आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की कोई दवाई तो नहीं खाते आप? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर की कमी या ज़्यादती की वजह से हो सकता है। लेकिन अब जब आप बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो उस वक्त वो नॉर्मल हो जाता है, कोई चीज़ नॉर्मल तो सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप अपना शुगर लेवल भी पहले चेक कराइए, फिर उसके साथ ब्लड प्रेशर भी उस दिन दिखा दीजिए। ये दोनों चीज़ें चेक कराइए, फिर हमसे बात कीजिएगा। ये दोनों चीज़ों में मुझे गड़बड़ लग रही है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अभी हमें जैसे इकबाल खान साहब ने इस पे फेसबुक पे ज्वाइन किया है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, तो सलाम कहा है हम सबको, वालेकुम अस्सलाम। दूसरा उन्होंने पूछा है मेरी बहन को भूख नहीं लगती और क्या उनका वजन भी कम हो गया है। उसके बाद उन्होंने टैबलेट्स के बारे में 2 को पूछा है। जी बिल्कुल, वो टैबलेट्स वो ले सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप एक काम ये करें कि उनका शुगर लेवल जो है वो ज़रा चेक करवा लें और देखें कि क्या वजह है उनको, और डॉक्टर से एक प्रॉपर LFT जो है, लीवर फंक्शन टेस्ट, बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक भूख से होता है। हाँ, ये थोड़ा सा क्लियर करके बताते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लीवर का टेस्ट करवाना है, और फिर उसके बाद हमसे बात कीजिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जी, लास्ट कॉलर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन, कहाँ से? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, कराची से। जी रिजवान साहब, जी, क्या कहना चाहेंगे आज? दरअसल मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा था कि मुताबिक कुछ सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे? जी पूछें। वाइफ का जरा मसला है, उनका वेट जो है ना थोड़ा हैवी है, वेट ज्यादा हो गया, वजह से ना इनके ये, हाँ, उनके ये टखनों से ऊपर जो पिंडलियां हैं ये सूजी रहती हैं हर वक्त। अच्छा, तो मैं मतलब इनको मैंने डाइटिंग शुरू करवाई तो कम खाएं तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये 2 सवाल आपसे पूछते हैं, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र तकरीबन 44 हो गई है। अच्छा, 42 है, सॉरी 42 है। दूसरा सवाल ये है, उनको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, उनको थायराइड तो नहीं है, गले में जो होता है? सॉरी, थायराइड गिल्लड़, वो जो गला सूजा हुआ होता है, भारी नहीं, जरूरी नहीं गला सूजा, लेकिन उसका टेस्ट करवाया है, वो तो नहीं है इनको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब वैसे इनको मैंने खून के टेस्ट वगैरह करवाए थे तो वो तो सब क्लियर है। नहीं, आप थायराइड का टेस्ट उनको जरूर करवाइए। वेट अगर उनका गेन हो रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट गेन होता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई गला उनका मोटा हो जाए, गला जरूरी नहीं होता मोटा होता है, लेकिन बहुत सारे साइन सिम्टम होते हैं। वीकनेस हो सकती है, कब्ज हो सकती है, मोटापा हो सकता है, और खाने के बावजूद मोटापा कम नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। खैर, इनकी तो एज आप 42 बता रहे, लेकिन इसका तो कोई ताल्लुक नहीं प्रेगनेंसी वगैरह का। खैर, लेकिन ये है कि आप इनके ना थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए,
थायराइड याद रखिएगा, ये टेस्ट आप करवा के हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको इसका हल बताएंगे, या फिर कल फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और इसके बाद जो है हम इसके साथ साथ जो है आज का टॉपिक को क्लोज करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई सवाल पूछना है तो बेशक वो कल के प्रोग्राम में भी हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। जी जी। और कल आएंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। और असल में पार्किंसंस की हम बात कर रहे थे, पार्किंसंस की मैनेजमेंट के लिए जुड़ना चाहिए आपके अपनों के साथ, बड़ों के साथ थोड़ा बैठिए, टाइम दीजिए, वक्त निकालिए, क्योंकि इनकी दुआएं लीजिए, समेटिए अब दुनिया और आखिरत की सारी क्या नाम है नेकियां, और ज़ाहिर है अल्लाह ताला अता करता है माँ बाप के साथ मोहब्बत करें। इवन के माँ बाप नहीं भी हैं तो आपके जो बड़े हैं बूढ़े हैं वो आपके लिए नेमत है। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।